प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी में चल रहे हैं और हम लोग का श्वसन चैप्टर चल रहा था। आज हम लोग मानव श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मानव श्वसन के बारे में पढ़ने से पूर्व हम लोग ये जान लेते हैं कि मानव श्वसन तंत्र क्या है। तो मैं आपको पहले थोड़ा हेल्प कर दूं। हम लोग ये जानते हैं कि मनुष्य अपना श्वसन फेफड़े की मदद से करता है और ये भी जानते हैं कि श्वसन जो हवा ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, वो नाक के मदद से ले जाता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि नाक में 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। उन दोनों छिद्रों को हम लोग नसका छिद्र कहते हैं। अब आपको यह भी पता है कि नाक में जो दोनों छिद्र है वह गले की ओर उतर रहा होगा। कहाँ उतर रहा होगा? गले की ओर। तो देखिए, नाक से नीचे जब हम लोग गले में जाते हैं तो जिसको हम लोग कंठ कहते हैं, कंठ, उसी को हम लोग स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र। और ध्यान सुनिए, स्वर यंत्र के नीचे नली के आकार का, इस कंठ के नीचे जो नली के आकार का और यह सीने तक जो पहुंचता है, ठीक है, कंठ के नीचे जो नली है और नली से आकार का जो सीने तक पहुंच जाए, हम लोग को चेस्ट तक पहुंच जाए, वह जो भाग है वह आपको ट्रैंकिया है, जिसको श्वास नली कहते हैं। आप समझ सकते हैं वह 11 सेंटीमीटर का होता है। कितना सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर। तो आप सोच लीजिए यह कंठ है, ठीक है, कंठ से नीचे यह जो नली है वह लगभग 11 सेंटीमीटर है और चेस्ट तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? चेस्ट तक। वाह। और मैं थोड़ा आपको बता दूं, जो वास्तव में चेस्ट है, जो हम लोग के शरीर का जो जिसको हम लोग कहते हैं कि सीना है या छाती है, उसी सीने के भीतरी भाग को, उसी सीने के भाग को हम लोग फेफड़ा कह सकते हैं। कि फेफड़ा जो है वह सीने के नीचे है और फेफड़ा 2 है, ठीक है, जो दोनों ओर, चेस्ट जो दोनों ओर है, उस दोनों चेस्ट के भीतरी भाग में फेफड़ा है। और आप उसको, हम आपको यह दिखाने का कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको समझा दें कि मानव श्वसन तंत्र किन से बना है। तो सुनिए, मनुष्य में नसका छिद्र, जिसको अंग्रेजी में नोस्ट्राइल, स्वर यंत्र, श्वास नली एवं फेफड़ा, क्या क्या? नसका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। तो मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन कहलाते हैं? नसका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा। स्वर यंत्र को लैरिंग्स भी और श्वास नली को ट्रैंकिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पहले याद कर लेना है मानव श्वसन अंग में कौन कौन शामिल है। तो पहले नसका छिद्र है, ठीक है, जो नाक में 2 छिद्र हैं उसी को नसका छिद्र कहते हैं। फिर उसके आगे स्वर यंत्र जिसको हम लोग कंठ अपनी भाषा में कहते हैं, वह गले में जो कंठ है वह स्वर यंत्र है। और ठीक उसके नीचे यह जो पाइप नली के आकार का है, नली के आकार का चेस्ट तक जो पहुंचा है, उसको हम लोग कहते हैं श्वास नली। और फिर जो हम लोग का चेस्ट है, और चेस्ट के ही जो चेस्ट है दोनों ओर, शरीर के दोनों ओर यह चेस्ट, इसी के भीतर हम लोग फेफड़ा कहते हैं। तो पहले आप इसको एक बार ध्यान पूर्वक, इस चित्र को आप एक बार देखने का कोशिश करिए। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, पहले आराम से देख लीजिए। मुख्य रूप से आपको फेफड़ा को देखना है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि सर्वप्रथम ऊपर नसका छिद्र, जो नाक का छिद्र है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और नसका छिद्र से नीचे जो हम लोग को जो कहते हैं स्वर यंत्र, जिसको हम लोग कंठ कह रहे हैं, सो है। उसके नीचे श्वास नली या ट्रैंकिया, जो नली के आकार का नीचे लंबा उतरा हुआ है हम लोग के शरीर में, वह है आपको श्वास नली, जिसको ट्रैंकिया कहते हैं। और ठीक है, और जो चेस्ट के आकार का जो दिख रहा है दोनों ओर, फेफड़ा दोनों ओर का भाग है, जो दोनों ओर लटका हुआ दिख रहा है विभक्त बीच में, वह फेफड़ा है। ऐसा नहीं कि फेफड़ा एक तरफ लिखा है तो एक ही तरफ है। मैं थोड़ा हेल्प कर दूं, यह भाग और यह भाग दोनों ओर का भाग जो है वह फेफड़ा है। और देख रहे हो कि बीच में थोड़ा फेफड़े के नीचे आप पढ़िए तो लिखा गया हृदय का स्थान, मतलब हृदय यानी दिल जो रहता है वो फेफड़े के दोनों के बीच में घिरा हुआ रहता है। तो आप समझ पाए होंगे कि फेफड़ा हम लोग के शरीर में कै गो है? 2 गो है। आप यह भी देखोगे कि श्वास नली 1 गो है, कंठ मतलब स्वर यंत्र 1 गो है, लेकिन नसका छिद्र कै गो है? 2 गो है। तो हमें विश्वास है कि आप देख पाए होंगे। और अब इसे आप अपने शरीर पर समझिए कि आप जिसको नसका छिद्र कहते हैं, यानी नाक में 2 छिद्र है, वही नसका छिद्र है। जो हम लोग अपने गले में देखिए थोड़ा सा उठा हुआ भाग होगा, जिसको हम लोग कंठ कहते हैं, वह स्वर यंत्र है। मैं फिर से एक बार बता दूं। और उसके नीचे यह जो नली है, ट्रैंकिया है, जो चेस्ट तक पहुंचा हुआ है, वह श्वास नली है, जो 11 सेंटीमीटर लंबा है। और फेफड़ा जो हम लोग का चेस्ट है, उसी के भीतरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। तो याद रखिएगा
मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन है? नसिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा। याद रहे नसिका छिद्र 2 गो होता है और फेफड़ा भी कै गो होता है? 2 होता है मनुष्यों में। ठीक है, तो नोट, अब हम आपको अंग श्वसन अंग कहलाते हैं, हो गया। तो याद कर ले, मनुष्य में नसिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली एवं फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। नोट, नाक में दोनों गोलाकार छिद्रों से, ध्यान से समझिएगा, नाक में जो दोनों गोलाकार छिद्र होता है उसको जैसे पाइप जैसा हम लोग के गले में उतरा होगा उसको हम लोग नसिका वेशम कहते हैं। छिद्रों से बाहरी नसिका वेशम, नाक के ये दोनों छिद्रों से बाहरी नसिका वेशम स्वर यंत्र में खुलते हैं, मतलब ये कंठ में खुलते हैं। किसमें खुलते हैं? कंठ में। नाक से जो दोनों छिद्र है वह कहाँ चला जाता है? कंठ में चला जाता है। ठीक है, स्वर यंत्र में। ठीक है, तथा स्वर यंत्र श्वास नली में खुलता है। आपको हम आगे दिखाते, जो स्वर यंत्र या कंठ है वह इस नली में यानी ट्रैंकिया में खुल जाता है। ठीक है, आपको हम चित्र में दिखाए थे, आप उसको फिर से एक बार दिखा देंगे। खुलता है तथा श्वास नली दोनों फेफड़ों में विभक्त हो जाता है। फिर सुनिए, श्वास नली किसमें विभक्त होता है? फेफड़ा में विभक्त होता है। श्वास नली या ट्रैंकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर। श्वास नली या ट्रैंकिया कितना लंबा होता है? 11 सेंटीमीटर और व्यास कितना होता है? 16 mm। अब लास्ट बार फिर से समझिए, नाक में जो दोनों छिद्र होता है उसको नसिका वेशम कहते हैं। वह कहाँ खुलता है? स्वर यंत्र में। ठीक है, और स्वर यंत्र कहाँ खुलता है? श्वास नली में। श्वास नली कहाँ खुलता है? दोनों फेफड़ों में। मैं एक बार फिर से इस पर आपको दिखा दूं कि ऊपर में हम लोग का जो नसिका छिद्र है, ठीक है, कलम ले, तो ऊपर में हम लोग का यह नसिका छिद्र है। आप ध्यान पूर्वक देखिए, आपको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह नसिका छिद्र है। यह आपको स्वर यंत्र लैरिंग्स है, जिसको हम लोग लैरिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ट्रैंकिया जो इतना लंबा है, यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके फेफड़ा तक, हृदय तक जो पहुंचा है, यह क्या है? ट्रैंकिया है, जिसको हम लोग श्वास नली कहते हैं। और यह दोनों और यह पार्ट और यह पार्ट, यह दोनों और क्या है? यह दोनों पार्ट है जो फेफड़ा है, और बीच में जो भाग ये खाली है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिल यानी हृदय कहते हैं। तो आप आशा करते हैं इन बातों को जरूर समझे होंगे। ठीक है, तो इतना भाग आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मानव श्वसन क्रिया का वर्णन। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, तो कोई भारी नहीं है। मानव श्वसन क्रिया का वर्णन। श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला है प्रश्वास, अंग्रेजी में इंस्पायरेशन कहा जाता है। दूसरा है उच्चश्वास, अंग्रेजी में एक्सपायरेशन कहा जाता है। कितना? श्वसन कितने क्रियाओं का सम्मिलित रूप है? 2 क्रियाओं का। क्या क्या? प्रश्वास और उच्चश्वास। प्रश्वास और उच्चश्वास। प्रश्वास को इंस्पायरेशन और उच्चश्वास को एक्सपायरेशन भी कहा जाता है। अब दोनों को एक बार में समझ लें, आप बहुत बेशक एकदम आसानी से समझ पाइएगा। सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको ध्यान समझना है तो हमने कहा जो हम लोग नाक से वायु लेंगे कि शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे? हम लोग कहाँ से वायु लेते हैं? वायुमंडल से। तो क्या वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन है? नहीं, वायुमंडल में जो वायु है उसको में मात्र 21% ऑक्सीजन है। हम लोग श्वसन किसका करते हैं? ऑक्सीजन का। आप कृपया कर ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश करिएगा। जब हम लोग के नाक से होकर वायु, सुनिए, नाक से होकर वायु कंठ में मतलब स्वर यंत्र में, और स्वर यंत्र से होकर श्वास नली में, और श्वास नली से होकर दोनों फेफड़ा में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? दोनों फेफड़ा में। तो वहां पे रक्त रहता है। क्या रहता है? रक्त। उसी से जाकर मिल जाता है, उससे जाकर क्या हो जाता है? मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्वास, यानी शुद्ध, और सुन लीजिए, ऑक्सीजन जाकर के उससे मिल जाता है। तो हमने कहा, सुनिएगा, नसिका ऐसे हम लिखेंगे, प्रश्वास क्या है? तो जब वायु नसिका छिद्र से होकर स्वर यंत्र से होते हुए श्वास नली के रास्ते फेफड़े में पहुंचता है। किसको पहुंचता है? फेफड़े में पहुंचता है। तो ऑक्सीजन का भाग रक्त से मिल जाता है। किसका भाग मिल जाता है? ऑक्सीजन का भाग रक्त से मिल जाता है, और यह क्रिया प्रश्वास कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? प्रश्वास कहलाता है। ठीक है, लेकिन वायु ना अंदर गया था, तो वायु में तो ऑक्सीजन 21% है, तो कुछ वायु शेष बचा कि नहीं बचा? बचा, क्योंकि खाली ऑक्सीजन रक्त से मिला। क्या मिला? ऑक्सीजन रक्त से मिला। तो जो वायु शेष बच जाता है, जो वायु शेष बच जाता है, वह सुनिएगा, हृदय में जो वायु शेष बच जाता है वह हृदय में पहले से मौजूद, हृदय में जो शरीर से, हृदय में
मतलब फेफड़ा में जो पहले से रक्त मौजूद रहता है, सुनिएगा, पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसके साथ मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो शेष वायु रहता है वो मिलकर फिर फेफड़ा से उल्टी ओर, फेफड़ा से श्वास नली में, श्वास नली से स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र से नसका छिद्र के रास्ते बाहर निकल जाता है और यही क्रिया उच्चश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्चश्वास। यानी यह श्वास लेने की क्रिया है और यह श्वास छोड़ने की क्रिया है और इस तरह से श्वसन पूरा हो जाता है और इसी को क्रिया को और दोनों के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो मैं इसका परिभाषा भी आगे लिख देता हूं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ। प्रश्वास, जब वायु नसका छिद्र से स्वर यंत्र के रास्ते श्वास नली से होते हुए फेफड़ा में पहुंचता है तो ऑक्सीजन का भाग रक्त से मिल जाता है, ऑक्सीजन के भाग रक्त से मिल जाता है जिसे प्रश्वास कहा जाता है। ठीक है। और फेफड़ा में शेष बचा वायु, देखिए वायु ले गए थे, नहीं कि शुद्ध ऑक्सीजन ले गए थे, शेष बचा वायु। ठीक है। फेफड़ा में शेष बचा वायु वहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर, किसको से मिलकर? कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर फेफड़ा से श्वास नली में, श्वास नली से स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र से नसका छिद्र के रास्ते वायुमंडल में बाहर निकल जाता है। यह क्रिया उच्चश्वास कहलाता है। तो इस तरह से दोनों का सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इनका परिभाषा मैं भी अभी जस्ट ही लिख देता हूं। तो अगर आपको यह खुद से करना है तो आप परिभाषा खुद भी लिख सकते हैं। तो तब तक मैं आपको परिभाषा पहले लिख देता हूं ताकि आपको कम से कम समय लगे, लेकिन आप खुद भी बनाने का कोशिश करिए। तो हम लोग इसी परिभाषा को हमने लिख दिया है, प्रश्वास और उच्चश्वास, अर्थात श्वसन की क्रिया दो क्रियाओं में होता है, प्रश्वास और उच्चश्वास। प्रश्वास की परिभाषा हमने बताया था कि नसका छिद्र से वायु स्वर यंत्र से पहुंचता है श्वास नली, श्वास नली से पहुंचता है फेफड़ा में जहां रक्त से मिल जाता है, तो यह प्रश्वास कहलाता है। तो प्रश्वास हमने लिखा है, जब वायु नसका छिद्र से होकर स्वर यंत्र से होकर श्वास नली के रास्ते फेफड़ों में पहुंचकर ऑक्सीजन का भाग रक्त से मिल जाता है। याद रखें, ऑक्सीजन का भाग रक्त से मिल जाता है तो यह क्रिया प्रश्वास कहलाता है। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वायु जरूर श्वसन करते हैं लेकिन पूरा वह रक्त में नहीं मिलता, केवल ऑक्सीजन का भाग, क्योंकि वायु में केवल 21% ऑक्सीजन रहता है। आप ये समझने का कोशिश करिए, हम लोग वायुमंडल से जो ऑक्सीजन हवा लेते हैं वो 21% ऑक्सीजन है, उससे तो दूसरा गैस है उसको में, तो शेष वायु कुछ बचा कि नहीं बचा? फेफड़ा में तो पूरा चला गया, साथ में फेफड़ा में पूरा वायु गया, नहीं कि ऑक्सीजन गया। फेफड़ा में जो वायु गया तो उसका ऑक्सीजन वाला भाग केवल रक्त में मिलता है। कौन मिलता है? ऑक्सीजन वाला भाग। तो और गैस बचा रह गया कि नहीं बचा रह गया? तो हाँ, और बेकार गैस, विषैले गैस बचे रह जाते हैं। तो ऑक्सीजन जब रक्त से मिल जाता है तो यह क्रिया प्रश्वास कहलाता है। फिर से, जब वायु नसका छिद्र से होकर स्वर यंत्र के रास्ते, श्वास नली के रास्ते फेफड़ों में पहुंचकर ऑक्सीजन का भाग रक्त से मिल जाता है तो यह क्रिया प्रश्वास कहलाता है। नोट, यह ऑक्सीजन ग्रहण लेने की क्रिया है जो 2 सेकंड में पूरा होता है। तो याद रखें, प्रश्वास कितने समय में पूरा होता है? 2 सेकंड में पूरा होता है। उच्चश्वास, एक्सपायरेशन, छोड़ने की क्रिया, फेफड़ों में बचा शेष वायु। आप सोचिए, ऑक्सीजन का भाग हम लोग ले लिए तो शेष वायु बचा रह गया कि नहीं बचा रह गया? फेफड़ों में बचा, क्योंकि फेफड़ा में तो पूरा पहुंच गया था। फेफड़ा में बचा शेष वायु कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर, ठीक है। अब सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर श्वास नली स्वर यंत्र, मतलब उलट के देना है इसको, श्वास नली स्वर यंत्र नसका छिद्र के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो यह क्रिया उच्चश्वास कहलाता है। यह CO2 छोड़ने की क्रिया है। उच्चश्वास CO2 छोड़ने की क्रिया है जो 3 सेकंड में पूरा होता है। यानी ग्रहण करने की क्रिया 2 सेकंड में और छोड़ने की क्रिया 3 सेकंड में। तो पूरा श्वसन कै सेकंड में? 5 सेकंड में पूरा होता है। ठीक है। तो प्रश्वास एवं उच्चश्वास के सम्मिलित क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है जो 5 सेकंड में पूरा होता है। यानी एक बार श्वसन लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जो कै सेकंड में पूरा होता है? 5 सेकंड में। जो हम लोग वायु लेते हैं क्या शुद्ध ऑक्सीजन होता है? नहीं, 21% ऑक्सीजन होता है। उतना ही कार्बन, उतना ही जाके रक्त से मिलता है। शेष जो बचा रह जाता है वह फेफड़ा में जो शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त पहुंचा रहता है ना,
कार्बन डाइऑक्साइड उससे मिल करके पुनः हुआ कहाँ निकल जाता है, बाहर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उच्चाश्वास। यह 3 सेकंड में पूरा था। प्रश्वास 2 सेकंड में, उच्चाश्वास 3 सेकंड में, और दोनों मिलकर 5 सेकंड में। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इसको गंभीरता से समझ पाए होंगे। तो एक बार मैं आपको बता दूं, हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन न लेकर के जो ऑक्सीजन लेते हैं वो प्रश्वास कहलाता है, वह 3 सेकंड में होता है, 2 सेकंड में होता है। जब हम लोग शेष बचा वायु कार्बन डाइऑक्साइड के रास्ते छोड़ते हैं तो वह उच्चाश्वास कहलाता है, जो 3 सेकंड में होता है। और सांस लेने की क्रिया अर्थात उच्चाश्वास, प्रश्वास, छोड़ने की क्रिया उच्चाश्वास, दोनों मिलकर जो हम लोग श्वसन करते हैं उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या सेकंड में पूरा होता है, 5 सेकंड में पूरा होता है। तो थोड़ा सा एक बात और मैं आपको बता दूं इसी में ऑब्जेक्टिव, ध्यान समझ लीजिएगा। जब ऑक्सीजन, सुनिएगा, जब ऑक्सीजन रक्त से मिलता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जब ऑक्सीजन रक्त से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसके विपरीत जब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से मिलता है तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। आप नोट लगा करके जरूर लिख लेंगे। जब शुद्ध ऑक्सीजन रक्त से मिलता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अर्थात ये कह सकते हैं कि रक्त में ऑक्सी हीमोग्लोबिन करता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से मिलता है तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो यह चैप्टर हम लोग का श्वसन की क्रिया कंप्लीट हो जाता है। अब मैं अगला क्लास में आपके सामने पुनः श्वसन की क्रिया पर, श्वसन के चित्र बनाने के लिए आपको सामने पुनः उपस्थित होऊंगा, और आगे का जो हम लोग चैप्टर है उस चैप्टर पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर ले, दोबारा सब्सक्राइब ना करें। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता हूं जिसका आप उत्तर जरूर दें। ठीक है, तो आज का हमारा सवाल है, श्वसन। आज का हमारा सवाल है प्रश्वास की क्रिया पूर्ण होता है, पूर्ण होने में कितना समय लगता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड। तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में, माफ करिए 5 सेकंड, आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हमें आपके उत्तर का इंतजार होगा। प्रश्वास की क्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद है लाइक शेयर जरूर कर दें, और आपको जो भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में बेशक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।